योजना रावत जी को। इससे पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपसे साझा करता हूँ। प्रोफेसर योजना रावत जी कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत लिखती हैं और फ्रेंच, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करती हैं। आपकी आधुनिक कथा साहित्य पर 2 आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक कविता संग्रह थोड़ी सी जगह प्रकाशित है, कहानी संग्रह पहाड़ में उतरते हुए और पूर्वराग, ये 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। अलग अलग पुस्तकों में 100 से अधिक कविताओं का आपने फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद किया है और इस दौरान आप फ्रांस में रह करके भी आपने अनुवाद का यह कार्य किया है। आप प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर की कविताओं का पंजाबी से हिंदी में अनुवाद आपने किया है। लुईस ग्लूक की कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। यह तो आपके साहित्यिक क्षेत्र का परिचय है और शिक्षक के रूप में आपका परिचय यह कि आप पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की निदेशक के रूप में भी आप वर्तमान में वहाँ कार्य कर रही हैं। मैं आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और अपने हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा वक्तव्य अमृता प्रीतम, उनके साहित्य और उनके जीवन और उनके दर्शन पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि अमृता प्रीतम न केवल पंजाबी बल्कि भारतीय साहित्य की एक बड़ी लेखिका हैं, जिन्होंने पंजाबी साहित्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने लेखन ना किया हो। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, डायरी, पत्र, निबंध और कई सारे साक्षात्कार और अनुवाद भी वे करती थी। विशेषकर जब भी वे किसी विदेश यात्रा पर जाती और वहाँ कुछ समय रहती तो वो वहाँ की प्रमुख लेखकों की कविताएं और कुछ खास कहानियों का अनुवाद ज़रूर करती। अनुवाद को भी उन्होंने अपने देश और दूसरे देश के बीच संवादों के पुल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है कि जब वह एक बार बल्गारिया के दौरे पे गईं और वहाँ पर ये तीसरा या चौथा दौरा था उनका वहाँ पे, और वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी भी उस समय किसी सम्मेलन के लिए वहाँ आई हुई थी, तो अमृता जी को भी वहाँ बुलाया गया उस मुलाकात के लिए। वहाँ बल्गारिया के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। तो जो वहाँ साहित्य की चर्चा हुई और अमृता प्रीतम जी का परिचय करवाया गया, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से बुल्गारिया के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों और कुछ कहानियों की चर्चा की। तो न केवल श्रीमती इंदिरा गांधी बल्कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी बड़े अचंभे में पड़ गए कि हमारे देश के साहित्य के बारे में इतना कैसे जानती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने युगोस्लाविया, वियतनाम, हंगरी और न जाने कितने कितने देशों की कविताओं का और साहित्य का अनुवाद किया और रेडियो में, दिल्ली रेडियो पर विश्व कविता के नाम से एक लंबी सीरीज उन्होंने चलाई जिसमें वो विदेशी कविताओं का हिंदी या पंजाबी में किया हुआ अनुवाद पढ़ती थी। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी प्रतिभा की धनी, ऐसी लेखिका जिन्होंने साहित्य की हर विधा से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, आज मैं उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूँगी। जब हम अमृता प्रीतम के समग्र साहित्य में दृष्टि डालते हैं तो कुछ बातें या कुछ बिंदु जो उभर कर आते हैं वे हैं, सबसे पहले प्रेम का महत्व। प्रेम अमृता के यहाँ शाश्वत जीवन मूल्य की तरह है। उसके बाद स्त्री की करुण गाथा, बच्ची से लेकर बूढ़ी होने तक स्त्री जीवन के पहलुओं से जुड़े अलग अलग सरोकारों पर उन्होंने बात की। हालांकि सामान्य तौर पर हम उन्हें केवल स्त्री की करुण गाथा की प्रवक्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी व्यापक दृष्टि से उनके साहित्य पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे
कि स्त्री गाथा की करुण व्याख्यान के परे जो उनकी संवेदना है वो पूरी की पूरी मानव जाति या पूरी मानवता के कल्याण तक खिंची हुई है। और इसका उदाहरण उनके बहुत से उपन्यासों और कहानियों के उन पुरुष पात्रों के माध्यम से मिलता है जिन पुरुष पात्रों की बात आज यहाँ नवल पुरुष के रूप में सुबह अनामिका जी कह रही थी कि नवल पुरुष जो हैं जो अब पैदा हो रहे हैं हमारे भीतर से और उनके सोहरे हम गा रहे हैं। अमृता प्रीतम के यहाँ ये उनके उपन्यासों में आज से 50 या 60 साल पहले ऐसे पुरुषों की परिकल्पना हो चुकी है। तो इससे हम ये भी जानते हैं कि वो कितनी विजनरी थी और इस तरह के समाज की परिकल्पना वो कर रही थी जहाँ स्त्री जो है वो केवल पितृसत्ता की गुलाम न हो बल्कि पुरुष स्त्री को मनुष्य के रूप में देखे और पुरुष उसकी जीवन की जो दुश्वारियां हैं, उसके जीवन के जो संघर्ष हैं, उन्हें भी साहित्य में वही स्थान मिले जो स्त्री के संघर्ष को दिया जाता है। उनके बहुत से काव्य संग्रह पत्थर गीटे, मैं तारीख हाँ हिंद दी, सरगी वेला, सुनहरे, सुनहरे संदेशे, सुनहरा कहते हैं पंजाबी च, सुनहरा, सुनेहा, और यहाँ उसका बहुवचन हो गया है जो कि जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। और ये उनकी कविता का एक बड़ा पड़ाव था सुनहरे, उनका काव्य संग्रह। और इसमें जो उनका समाज के प्रति सरोकार है, इसके पहले की कविताओं में प्रेम सदाचार की बातें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन सुनहरे के प्रकाशन के बाद उनकी कविताओं का जो हम देखते हैं कि जो उनका जो फैलाव है वो समाज की ओर चला जाता है और उसमें समाज के हर वर्ग की पीड़ा, खास करके स्त्री की, किसान की, मजदूर की, दलित की या वो कोई भी वर्ग का ऐसा व्यक्ति हो जो सताया हुआ है, उनकी पीड़ा उनकी कविताओं में परिलक्षित होती है। मैंने पहले कहा कि प्रेम जो है उनके लिए शाश्वत मूल्य है और चूंकि अमृता प्रीतम का अपना जीवन स्वयं विरोधों की, संघर्षों की उपज था। जब वे बहुत छोटी थी उनकी माता का 11 वर्ष की उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया। हालांकि कविता का बीज उन्हें पिता से मिला, लेकिन चूंकि पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे कविता लिखने के लिए उन्हें प्रेरित तो करते, लेकिन उन्हें केवल और केवल धार्मिक कविताएं लिखने की छूट थी और उन्हें ज़बरदस्ती गुरबानी और धर्म के पाठ पढ़ने के लिए उन्हें बाधित किया जाता और उस बंधन में ही उनके भीतर विद्रोह के बीज जो है वो अंकुरित होने लगे। घर में भी ऐसा माहौल था, नानी ने उन्हें पाला पोसा। तो अमृता कहती है कि एक बार जब मुझे पता लगा कोई घर में आया और चाय बनाने के लिए कुछ बर्तन जो ऊपर रखे जाते थे उसमें चाय दी जाने लगी, तो अमृता ने भी उस बर्तन में चाय पीनी चाहिए, तो नानी ने उसके हाथ से वो गिलास झटक लिया क्योंकि वो बर्तन केवल मुसलमानों को चाय पिलाने के लिए रखे जाते थे। और अमृता ने इस बात का विरोध किया। उनके पिता को भी यह बात नहीं पता थी, पिता ने उनका साथ दिया और उसके इस घटना के बाद उनके भीतर ये जो सांप्रदाय को लेकर या धर्म को लेकर जो भेदभाव है, इसके बीज उनके भीतर गहरे होते चले गए। उन्होंने छोटी उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 1935 में उनकी पहली रचना आई थी, लेकिन जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां उस समय थी और जिस तरह का पूरा पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उनको मिला, उसमें स्त्री के लिए बहुत सी दुश्वारियां थी। अमृता ने अदालत, 5 वर्ष लंबी सड़क, कोरे कागज, सागर और सीपियां, डॉक्टर देव, एक थी अनीता, आम के पत्ते, उनके हस्ताक्षर और पिंजर, जो कि उनकी ख्याति का सबसे बड़ा उपन्यास है, 1950 में लिखा गया। ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। अमृता के लेखन में विभाजन की पीड़ा को बहुत बड़ा कैनवस मिला है। ये वो समय था जब वो एक युवती के रूप में बड़ी हो रही थी और उनके भीतर जो उनके रूट जो पारिवारिक संस्कार हैं, उनके भीतर उनसे बाहर निकलकर वो दुनिया को अपनी एक समझ से देख रही थी, परख रही थी। और विभाजन के समय जो उन्होंने देखा, उसने उनकी पूरी चेतना को बहुत गहराई से प्रभावित किया। और ये गहराई जो है या जो ये विभाजन की पीड़ा है, ये न केवल उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों, बल्कि उनकी कविताओं में भी ये झलकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण कविता अमृता प्रीतम की है, जिस कविता ने विभाजन की पीड़ा को विश्व की पीड़ा में बदल दिया, वो कहती है कि जब वो एक बार ट्रेन से जा रही थी तो सामने से
पेड़ गुजरते जा रहे थे और अचानक अमृता को लगा कि जैसे वो पेड़ हरे भरे न होकर मृत पेड़ हों, और उन्हें याद आया वो सारा का सारा दृश्य, वो लाशों के अंबार, वो स्त्रियों के साथ हुई ज्यादती, हिंदू मुसलमानों के दंगे, घरों को लगाई जा रही आग और आपसी भेदभाव के बहुत से ऐसे मंजर उनकी दृष्टि में आए। तो उन्हें बारिश शाह याद आया और उन्हें हीर याद आई। और हीर जो है वो भी प्रतीक है एक तरह से स्त्री की गुलामी का। और अगर हम अमृता की प्रीतम की कविता को पढ़ें और उनकी जो कविता है सुनहरे, उस कविता में हीर का, सस्सी का, पुन्नू का, ये जो पंजाबी की नायिकाएं हैं जिनके प्रेम को समाज ने स्वीकार नहीं किया, इनका बार बार जिक्र आता है। और वो वारिस शाह की तरफ लौटती हैं और उनकी इस कविता को याद करती हैं जिसमें वारिस शाह ने कहा था कि जो चले गए, जो मोए हो गए, जो मर चुके हैं, बिछुड़ चुके हैं, उनसे अब कौन मिलाएगा। तो अमृता ने उस दर्द को इंगित करते हुए अपनी नज़्म लिखी। आज आखा वारिस शाह नू किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन। एक पुत्री पंजाब की हीर कि उसका दर्द तुम्हें समझ आया और तुमने उसके दर्द को समझने के लिए तुमने कितना कुछ उसके लिए लिखा। अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदा दे दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लगियां लाशां तेनू लहू दी भरी चनाब। किसी ने पंजा पानियां विच दिता जहर रला, ते आप पानियां धरत नू दिल पानी पा। और वो इस कविता में कैदों का जिक्र करती है। कैदों हीर का चाचा है जिसने कि हीर के साथ बहुत जुल्म किए, और अमृता कहती है कि आज घर घर में कैदों पैदा हो गया है। और वो कैदों से अभिप्राय उसका केवल प्रेम के उन, जिसे कहते हैं कि प्रतिबंध लगाने वाले लोगों से नहीं है, बल्कि कैदों जो है वो घृणा का प्रतीक है। कैदों जो है वो सामाजिक बुराई का प्रतीक है जिसने समाज में विष घोल दिया। और ये नज़्म जो है अमृता की इतनी प्रसिद्ध हुई कि पाकिस्तान के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इस कविता पर पाबंदी लगा दी और ये कविता जो है उसको घोषित किया गया कि कविता नहीं पढ़ी जाएगी, किसी मंच से नहीं पढ़ी जाएगी, उसका प्रयोग जो है लोग नहीं करेंगे। लेकिन लोगों की मानसिकता पर, लोगों के दिल पर, लोगों के मर्म को इस कविता ने इतना छुआ कि लोग लाहौर में ये कविता पढ़ते थे, गाते थे और रोते थे। और कविता ने अमृता ने अपनी रसीदी टिकट जीवनी में एक जगह जिक्र किया है कि एक बार कोई शायर जो है वो दिल्ली आए, उनको मिले और वो कुछ केले लेके आए अपने साथ। तो अमृता बड़ी हैरान हुई कि ये केले किस लिए लेके आए हैं। तो शायर ने बताया कि जब मैं वहाँ ट्रेन ले रहा था आने के लिए, तो वहाँ केले वाले से मैंने केले खरीदे। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और वो मुझे जानता था क्योंकि मशहूर शायर थे। तो उसने कहा कि आप जनाब जा रहे हैं तो आप अमृता को ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं मिलूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये केले उनके लिए ले जाइएगा, और अगर वो स्वीकार करेंगे इस भेंट को तो समझिएगा कि मेरा आधा हज हो गया। तो अमृता ने जब ये एक साक्षात्कार में ये बात कही, और जब अमृता ये बात करती है कि उसने कहा कि अगर ये उन्होंने केले मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मेरा आधा हज हो गया, अमृता के आंसू निकल पड़े और कहती है ऐसे प्यार को मैं क्या नाम। तो इस तरह का मर्म जो है वो उनकी कविता में है, जो केवल स्त्री के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है, जो कि विभाजन की आग में, भेदभाव की आग में, सांप्रदायिकता की आग में, और जो सामाजिक विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, असमानताएं हैं, उसकी आग में दंश जो है उसका छीन रही। आज भी जो वहाँ पर बुल्ले शाह की मज़ार है पाकिस्तान में, जब उसकी तो हर साल वहाँ उसका जश्न मनाया जाता है, तो उस मज़ार पर एक बहुत बड़ा 80 फुट का मंच बनाया जाता है, जहाँ बुल्ले शाह के बारे में तो बात होती ही है, लेकिन हीर का जिक्र होता है, सस्सी पुन्नू का जिक्र होता है, और 25 मिनट, शुरुआती के 25 मिनटों में जो गायक है वहाँ के पंजाब के, वो मैं आखा वारिस शाह नू कविता का गान करते हैं। तो ये है अमृता का वो गीत जिसने पूरी मानवता को झंझोड़ा, और जिसने पूरी की पूरी न केवल पंजाबियत बल्कि दोनों मुल्कों की सियासत को झंझोड़ा। अमृता प्रीतम के हम उपन्यासों की बात करें तो उसमें उनके बहुत से ऐसे उपन्यास हैं
और मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम की लेखकीय प्रक्रिया को समझने के लिए और उनके उपन्यासों को समझने के लिए रसीदी टिकट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि मैं डायरी नहीं लिखती, लेकिन जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं यात्राओं में छोटे-छोटे नोट्स ज़रूर लेती हूँ। और वो नोट्स क्या है, छोटी-छोटी घटनाओं का ब्यौरा है। और इसके अलावा जो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी बड़ी मार्मिक, जिनमें छोटे-छोटे ब्यौरे हैं। और फिर उन्होंने रसीदी टिकट में बहुत सी अपनी रचनाओं का ज़िक्र किया है कि कहाँ कौन-सी घटना किस उपन्यास का प्रेरणा स्रोत बन के आई। डॉक्टर देव, उनके बचपन के दोस्त थे सज्जाद। जब वो लाहौर छोड़कर पाकिस्तान से पहले देहरादून आई और फिर दिल्ली में बस गई और कुछ सालों बाद सज्जाद उन्हें मिलने आया, तो वो कहती हैं एक जगह कि हम जहाँ दिल्ली में कहीं घूमने जा रहे थे, हम ऑटो किया हमने, तो उसने बहुत पैसे मांगे। मैंने मना कर दिया। सज्जाद ने कहा तुरंत पैसे निकाल के दे दिए। मैंने कहा तो बहुत पैसे मांग रहे हैं और तुम हर जगह इनको पैसे देते जा रहे हो बिना इनसे कोई बार्गेनिंग किए। उसने कहा कि सब लोग उजड़े हुए पाकिस्तान से आए हैं और मुझे लगता है कि मैं सबका कर्जदार हूँ। और यही सज्जाद डॉक्टर देव उपन्यास में डॉक्टर देव बनते हैं और जो हिंदू डॉक्टर होते हुए मुसलमान कैंप्स में जाके, भारत के मुसलमान कैंप्स में जाके उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और इसी तरह एक थी अनीता उपन्यास जो है, जो कि अमृता प्रीतम की अपनी अपनी जीवन कथा एक तरह से, जिसमें अनीता जो है वो एक ऐसी राह पे खड़ी है जीवन की जहाँ उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। और ये अमृता प्रीतम के जीवन का वह समय था जब वह अपने पति से अलग हो चुकी थी। साहिर के जीवन में कोई और आ गया था। इमरोज़ उनकी दहलीज पर खड़े थे, लेकिन रिश्ता बड़ा अजीब था। उनसे 6.5 साल छोटा एक मुस्लिम व्यक्ति। और किस तरह के समाज में वे रह रही हैं जहाँ पे जात के भेदभाव, सांप्रदायिकता के भेदभाव और उम्र का फासला। वो आज का समय नहीं है जब ये उम्र के फासले अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में वो बड़ी दुविधा में थी कि इस संबंध को अपनाएं या ना अपनाएं। और कई साल वो केवल उन्होंने एक दोस्ती का ही संबंध निभाया। वैसे वो तो आजीवन दोस्त ही रहे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। लेकिन उस समय उस दोस्ती को स्वीकार करना और इमरोज़ के साथ उस संबंध को स्वीकार करते हुए उसके साथ दिल्ली में बिना विवाह किए रहना और पूरे के पूरे पंजाबी समाज का उनको उस बात के लिए अस्वीकारना, यहाँ तक कि उन्होंने केवल अमृता को ही नहीं अस्वीकारा, उन्होंने उसके लेखन को भी अस्वीकारा। और शायद इसलिए भी अमृता जो है वो अपने समय के खासकर पंजाबी लेखकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। उनके समकालीन चाहे मोहन सिंह हो, चाहे संत सिंह सेखो हो, चाहे करतार सिंह दुग्गल हो, मंजीत कौर टिवाना हो, सब लेखकों ने उनको नकारा। लेकिन अमृता की जो जमा पूंजी थी, जो उनकी शक्ति थी, वो केवल था लेखन। वो इस बात से बहुत आहत थी कि उनका अपनी ही भाषा में सम्मान नहीं किया गया। बल्कि जब उनकी कविता है गर्भवती, अमृता ने बड़े दिलचस्प बात लिखी अपनी जीवनी में। वो कहती है कि मैंने अपने आप को कभी औरत के रूप में नहीं देखा, मैंने अपने आप को सिर्फ एक मनुष्य के रूप में मैंने अपने आप को देखा और उसी भाव से, उसी रूप से मैंने जीवन को जिया, अनुभव किए और उसी भाव से मैंने लेखन भी किया। लेकिन 3 बार वो चर्चा करते हैं कि 3 बार मुझे स्त्री होने का एहसास हुआ। पहला एहसास जब उनके पास बच्चा नहीं उनका हुआ था और एक रात उनको सपना आया कि कोई बड़ा सुंदर सा बालक जो है वो बार-बार उनके पास आ रहा है, उन्हें पुकार रहा है और उन्हें छूना चाहता है। तो तब उन्हें स्त्री होने का एहसास हुआ। वो तड़प उनके हुई जो एक माँ के मन में होती है कि उसके पास शिशु नहीं है। और दूसरी बात, जब एक बार साहिर उनके यहाँ आए और वो बीमार थे, उन्हें जुकाम था और अमृता कहती है कि मैं उनकी छाती पर विक्स लगा रही थी, मल्लम लगा रही थी और तब मेरा मन किया कि मैं सारी उम्र, ये उम्र ऐसे ही ढल जाए, मैं उनकी छाती पे ये मल्लम लगाती रहूं और मेरे जीवन का अंत हो जाए। एक स्त्री का पुरुष के प्रति भाव। और तीसरा, जब एक बार वो इमरोज़ जो है पेंटिंग कर रहे थे और अमृता वहाँ बैठी हुई थी, तो इमरोज़ ने ऐसे अपने ब्रश से एक लाल बिंदी लेकर उनके माथे पे लगा दी। वहाँ जो उनका अस्तित्व है वो जागता है और अपने आप को स्त्री के रूप में महसूस करती हैं। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि मेरी स्त्री की मेरे लेखन से कोई अदावत नहीं थी, लेकिन ये स्वाभाविक एक ये प्रोसेस था कि मैं अपने आप में ऐसा महसूस करती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमृता के जीवन को बहुत प्रभावित किया। एक मुलाकात में उन्होंने कहा, श्रीमती गांधी का इंटरव्यू चल रहा था और वासु भट्टाचार्य शूटिंग कर रहे थे उस पूरे एपिसोड की, अमृता वहाँ थी। तो
तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के बाद उन्होंने अनौपचारिक रूप से उनको पूछा कि इंदिरा गांधी को, अमृता ने, कि आप इतनी सशक्त हैं और इतने पुरुषों के बीच में काम करती हैं, आपके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि आप स्त्री हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि सिर्फ एक बात को लेके मैं अपने आप को स्त्री महसूस करती हूँ कि मैं पुरुषों जितना भार नहीं उठा सकती, मेरी काया पुरुषों जितना भार नहीं उठा सकती, इसके अलावा मुझे कभी ये एहसास नहीं होता। और उसमें एक और वाकया है कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे नेहरू जी की तस्वीर लगी थी और उनको एक दृश्य लेना था कि नेहरू जी की तस्वीर को छूती हैं इंदिरा गांधी। तो उन्होंने कहा कि इस तस्वीर पे थोड़ी धूल लगी है, आप इसको अपनी साड़ी के पल्लू से पहुँचिएगा। तो वो दृश्य वो लेना चाहते थे बासु भट्टाचार्य। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता हैं और युग पुरुष हैं, इनका सम्मान पूरी दुनिया करती है और मैं पिता से बढ़ के इनका एक युग पुरुष के रूप में सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे धूल में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरी साड़ी मैली करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने उसको नहीं छुआ, नीचे खड़ी हो गई तस्वीर उसकी, उन्होंने उसको देखा और उस तरह से वो शूट जो है किया गया। तो फिर वहाँ अमृता कहती हैं कि मैं एक अदना सी औरत और कहाँ ये इतनी बड़ी सशक्त औरत। और तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई बड़ा छोटा अपनी हैसियत से नहीं होता, बड़ा छोटा वो अपने मन से होता है और अपनी मानसिक शक्ति से होता है। तो इस मानसिक शक्ति का जो परिचय है, जो जज्बा है, वो हमें उनके उपन्यासों में मिलता है। और जब हम उनके उपन्यासों की बात करते हैं और स्त्री गाथा की बात करते हैं, स्त्री की करुण गाथा की बात करते हैं, ये सच है कि विभाजन के दौरान स्त्रियों के ऊपर जितना जुल्म हुआ, जितने अत्याचार हुए, और चूंकि अमृता प्रीतम ने वो विभाजन की वो त्रासदी भोगी थी, उसको करीबी से देखा था, पूरों के माध्यम से पूरी की पूरी वो व्यथा जो है वो पिंजर में रेखांकित हुई है। और पूरो जो कि एक हिंदू लड़की है और रशीद द्वारा विवाह के कुछ दिन पहले अपहरण करने के बाद ज़बरदस्ती मुसलमान बना दी जाती है, उसका ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो मन है उसके धीरे से वो औरत नहीं मरती जो हिंदू मुसलमान के जज्बे से ऊपर है। वो कभी मुसलमान को मुसलमान के रूप में नहीं देखती और कभी हिंदू को हिंदी के रूप में नहीं देखती। उसके लिए उसकी पूरी जो संवेदना है वो मानवीय है और उसी संवेदना के चलते वह उपन्यास के उन सब पात्रों के प्रति वैसा ही रुख अपनाती है जैसा कि एक मनुष्य मनुष्य के प्रति रखता है। चाहे वो उस उपन्यास की पात्र कम्मो हो, जो कि जिसको दुत्कारा जाता है, उसका साथ देती है, या एक अनाथ लड़की है इस उपन्यास में जिसको कि कोई ज़बरदस्ती गर्भवती कर देता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो पूरो है वो उसको अपनाती है। लेकिन पूरो के अपने मन में द्वंद है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती किसी ने अपनी पत्नी बनाया, पुरुष ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे स्त्री बनाया। वे अपने घर लौटती है विवाह से पहले, जब उसे पता लगता है कि उसका विवाह होने वाला है, वो भागकर अपने घर जाती है, लेकिन उसके माता पिता उसे अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार वह एक मुस्लिम घर में 15 दिन रह आई है और अब उसे हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। और देखिए कि औरत के प्रति ये ज्यादती, इसके पीछे भी एक इतिहास है, वेदना है, जो कि रशीद बताता है। रशीद उसे बताता है कि आज से कई साल पहले तुम्हारे दादा ने, शाहों ने, हम शेखों के यहाँ से स्त्रियों को उठा लिया था क्योंकि हमारी ज़मीनें वहाँ गिरवी थी और हम उन ज़मीनों को नहीं छुड़ा पाए थे, और वो स्त्रियों को छुड़ा ली, उन्होंने अगवा करवा लिया था, और उसकी तड़प, उसकी पीड़ा हमारे मन से आज तक नहीं गई है और उसी आग में आज जल रहे हैं। और फिर रशीद के रिश्तेदार उससे उकसाते हैं कि उस शाह परिवार की स्त्री का तुम अपहरण करो और उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाओ। तो उसके मन में ये जो, जिसे कहते हैं कि ये भावना जो है, वैर की भावना जो है, वो उसको उस मुकाम तक लेके आती है। तो जाहिर है कि पूरो को के जीवन में ये जो हादसा घटता है उससे वो बहुत ज्यादा तकलीफ उसको होती है और रातों रात उसका नाम हामिदा रख दिया जाता है, हमीदा, और उसकी शादी, उसका निकाह जो है राशि से हो जाता है। अमृता लिखती हैं, दिन की रोशनी में पूरो हमीदा बन जाती, रात के अंधकार में वह पूरो रहती, किंतु पूरो सोचती थी वास्तव में न वह हमीदा है न पूरो, वह केवल एक पिंजर थी, केवल पिंजर, जिसका कोई रूप न था, कोई नाम न था। और फिर वो ये भी सवाल करती है उन सारी स्त्रियों के माध्यम से जिन स्त्रियों का अपहरण हो रहा है और उन्हें ज़बरदस्ती बलात् दूसरे लोग अपनी स्त्रियां बना रहे हैं। वह कहती है
क्या ये स्त्रियां इन पुरुषों के लिए अब भी संतान पैदा करेंगी जिन पुरुषों ने इन स्त्रियों को अपनी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार किया था? और वो उस पागल लड़की के साथ बलात्कारी को पशु का दर्जा देती है। वो सोचती है कि कोई पाशुद्ध वृत्ति वाला व्यक्ति ही इसके साथ इस तरह से कर सकता है, क्योंकि ना तो वो लड़की सुंदर है, ना उसके कोई मांस मज्जा है, वो सिर्फ एक जिस्म है एक स्त्री का, इसलिए। और वो ये भी कहती है कि हमारे समाज ने और हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी रूढ़ जो मानसिकता है, उसने बंधन सिर्फ स्त्री के लिए दिए हैं, पुरुष के लिए कोई बंधन नहीं है। पुरुष स्वतंत्र है लेकिन स्त्री बंधनों में है। वे लिखती है एक जगह, मेरे मुंह पर ताला लगा दिया गया, मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई, उसका क्या बिगड़ा? भगवान ने उसे बंधन में न डाला, उसे बांधने के लिए तो शायद भगवान जन्मा ही नहीं। सारी रस्सियां भगवान ने मेरे ही पैरों में डाली हैं, और ये रस्सियां जो है ये बंधनों की रस्सियां हैं। और वह उसके भीतर की जो स्त्री है वो इतनी सशक्त है कि वह जुल्म सहकर भी दूसरों की सहायता करना चाहती है। और ये कितना एक द्वंद्व स्त्री में दिखाया गया है कि जब वो गर्भवती बनती है ऋषि से, उसके पेट में उसका बच्चा है, लेकिन उसे उस गर्भ से घृणा है। और जब वो उसके भीतर वो बच्चा जो है वो मूवमेंट करता है, हरकत करता है, तो उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई कीड़ा रेंग रहा है। तो ये कितनी एक विभत्स कल्पना जो है लेखिका करती है। और बाद में जब बच्चा उसका दूध पीता है तब भी अमृता पूरों के माध्यम से कहलाती है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हड्डियां चूस रहा हो। जिस तरह से पुरुष जो है सिर्फ और सिर्फ औरत का शोषण करता है, वे बच्चा भी उसको एक पुरुष का प्रतीक के रूप में वो सोचती है कि उसकी हड्डियां चूस रहा है, और उसे अपने बच्चे से घृणा का भाव उसके मन में पैदा होता है। लेकिन जो उसके भीतर की माँ है वो बड़ी सशक्त है, और यही माँ जो है वहां जाकर कम्मों का सहारा बनती है। जब कम्मों के पास कोई नहीं है और कम्मों दुत्कार दी जाती है, तो वो कहती है कि जिस तरह मेरे पास जावेद है, मैं जावेद की माँ हूँ, मैं इसी तरह कम्मों की माँ भी बनना चाहूंगी। और वो माँ बन के दिखाती है। कैसे? कि जब वो कहती है कि उसके अंदर एक पीड़ा है कि वो अच्छी लड़की नहीं बन सकी, अच्छी बेटी नहीं बन सकी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एकदम से कह के ठुकरा दिया कि अब तुम मुस्लिम हो गई हो, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ सब हिंदू लोग हैं, कोई तुम्हें देख लेगा तो हमारे खून की एक बूंद तक न बचेगी। लेकिन वो इसका प्रतिकार नहीं लेती, और अपने भीतर जो उसके भीतर की जो मानवीय संवेदना है उसका कद बहुत बड़ा है। जब वह कम्मो जो उसकी पागल स्त्री है, लड़की है उसके गांव की, जब उसका बच्चा होता है तो वह उसके बच्चे को अपनाती है। और कोई इसको बताता है कि उसको दूध पिलाने की समस्या आती तो कोई बूढ़ी स्त्री गांव की बताती है कि अगर तुम दूध के साथ सफ़ेद तिल जो है उसको खाओ तो तुम्हारे दूध उतर आएगा। और उस बच्चे को की भूख मिटाने के लिए ऐसा करती है, और उसकी वो माँ बनती है एक तरह से परोक्ष रूप में। और उपन्यास का अंत जो है बड़ा मार्मिक है। उपन्यास में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से उसका उसका विवाह होना निश्चित हुआ था, रामचंद्र से, वो उसके मन में उसके लिए एक कसक है, वो उसको देखना चाहती है। और एक बार जब उसके गांव जाती है तो उसको मिलती है, लेकिन चूंकि अब वो ब्याहता है और उसका बच्चा भी है, वो अपनी सीमाओं को जानती है। और ये तय हुआ था कि पूरो का विवाह रामचंद्र से होगा और पूरो के भाई का विवाह रामचंद्र की बहन लाजो से होगा। और विभाजन के बाद जब है लाजो जो है उसका विवाह हो जाता है और वो वहां रह जाती है, और पूरा जो परिवार है वो हिंदुस्तान चला जाता है। और वहां पर फिर अंत में सरकारी गाड़ियां आती हैं और वो पूछती हैं कि यहाँ कौन कौन लोग हिंदू हैं, ताकि उनको हिंदुस्तान ले जाया जा सके। तो लाजो की जो गुम चुकी है, गुमशुदा है, पूरो जो है जाके कई कई कैंप्स में उसको ढूंढती है, और उसको ढूंढ के लाती है, उसको हिंदुस्तान भेजती है। वहाँ पूरो का भाई उसके कान में कहता है कि अगर तुम चाहो अभी भी तो तुम हिंदुस्तान जा सकती हो, और तुम छोड़ सकती हो घर, हिंदुस्तान जाने पे तुम्हें तुम्हारा परिवार प्राण लेगा। लेकिन तब वहाँ उसके भीतर की स्त्री, जो कि अपनी गरिमा जो उसकी माँ की है, बच्चे के प्रति उसका जो स्त्री बोध है, वो उसको नहीं जाने देता। और वो वहाँ पे कहती है कि लाजो अपने घर लौट रही है, समझ लेना कि इसी में पूरो भी लौट आई। मेरे लिए अब यही मेरी जगह है। और चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो लड़की अपने ठिकाने पे पहुंचती है, समझो उसी के साथ पूरो की आत्मा भी ठिकाने पर पहुंच गई। और इस तरह वह शोषित होकर भी शोषित स्त्रियों का सहारा बनती है। फ्रेंच फिलोसोफर रूसो की जो वैचारिक त्रयी थी, जिसमें उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा दिया था,
इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। अमृता प्रीतम के स्त्री पात्रों के भीतर हम ये तीनों गुण जो है देख सकते हैं। वो न केवल अपनी स्वतंत्रता बल्कि अपने जो समकक्ष लोग हैं, अपने आसपास लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता की भी कामना करती हैं। केवल अपनी मुक्ति नहीं, उनकी मुक्ति के बारे में भी सोचती हैं, उसके लिए यत्न करती हैं। और जिस ब्रदरहुड की बात की है रूसो ने, वो बहनापा जो है पिंजर के माध्यम से हम पूरों के व्यक्तित्व में देखते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, काम्यू ने कहा था कि मैन इज नॉट इन द स्टेट ऑफ बीइंग, ही इज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। तो जो बीइंग है वो जड़ है और बिकमिंग जो है शाश्वत है, सतत है। तो काम्यू का ये जो विचार है वो भी हम अमृता प्रीतम के पिंजर या और स्त्री पात्रों में पूरा का पूरा उतरता हुआ देखते हैं कि उनकी स्त्रियां जो हैं वो बीइंग की स्टेट में नहीं है, वो बिकमिंग की स्टेट में है। भले ही वो प्रताड़ित है, भले ही वो सताई हुई हैं, लेकिन वो संघर्ष करती हैं। उस स्थिति को वो अपने संघर्षों से और अपने जो उनकी भीतरी शक्ति है उन स्थितियों से वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं और उनमें सफल भी रहती हैं। तो अमृता प्रीतम की स्त्री जो है वो बिकमिंग वाली अवस्था में है और जो उस समय के भारतीय समाज की स्त्री की शक्ति का प्रतीक के रूप में उभर कर आती है। अमृता प्रीतम के यहाँ हमें वह पुरुष भी दिखता है जिस पुरुष की कल्पना हमारे यहाँ यूटोपिया रही है, लेकिन अब उस पुरुष की कल्पना जो है साकार होकर आ रही है। जो हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है उस परंपरागत पुरुष की छवि को तोड़ने में विश्वास रखती है और किस तरह एक स्त्री जो है वो पुरुष को, अनामिका जी ने बात की कि दोस्त के रूप में देखना चाहती है, एक अपने सहयोगी के रूप में देखना चाहती है। तो वो यूटोपिया जो था अमृता की रचनाओं में वो आज साकार हो रहा है। और मुझे लगता है कि अमृता के उपन्यासों को समझने के लिए या उनकी लेखनी को समझने के लिए अगर इमरोज की बात ना की जाए तो हम शायद उनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इमरोज उस यूटोपिया को तोड़ते हैं। वो पुरुष जिसको कि स्त्री केवल पति के रूप में नहीं, स्वामी के रूप में नहीं, जो उसे सिर्फ कमोडिटी के रूप में देखता है, उसके रूप में नहीं, बल्कि जो उसे एक अपनी जीवन सखी के रूप में देखता है, जिसके साथ वो अपने सारे दुख सुख साझा करता है। इमरोज एक, जिसे कहते हैं कि एक हाड़ मांस का व्यक्ति उनके जीवन में आता है, जिसको लेकर अमृता को बहुत दुविधा थी, लेकिन बाद में यही व्यक्ति जो है उनका आसमान बनता है। अमृता ने अपनी रसीदी टिकट में लिखा था कि साहिर मेरा आसमान है और इमरोज मेरी खिड़की, लेकिन खिड़की आसमान में ही खुलती है। पर जैसे जैसे समय बीता और उनके संबंध प्रगाढ़ हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खिड़की ही आसमान बन गई थी। इसलिए इमरोज की दोस्ती जो थी वो अनेक दुविधाओं से गुजरती हुई भी उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात बन गई। और उन्होंने अपनी रचना में रसीदी टिकट में 3 पड़ाव लिखे हैं अपने जीवन के या किसी के जीवन के भी। और पहला पड़ाव बचपन का, जिसमें पूरा का पूरा उनके पिता का उनके ऊपर दबाव था, उनके बंधन में वो थी, जहाँ उनको केवल और केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ने या धार्मिक कविताएं लिखने का बंधन उनके ऊपर था। और दूसरा पड़ाव उनके जीवन का, जब वो उनका विवाह हुआ एक हौजरी के मालिक से और वो विवाह सफल नहीं हुआ। और देखिए रसीदी टिकट में अमृता जो है वो एक, आप उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि एक 1951 में एक स्त्री अपने पति को समझा रही है। अपने पति प्रीतम सिंह से कहती हैं कि तुमने मन से मुझे छोड़ दिया, मैंने मन से तुम्हें छोड़ दिया, हमारा तलाक हो चुका, अब 21 या कुछ अक्टूबर ये उसकी तिथि है, लेकिन जो समाज का डर है या समाज की जो दिक्कत है, समाज की दीवार है, तुम उससे डर रहे हो और आओ मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, हम दोनों इस दीवार को एक साथ लांघेंगे और कोई बड़ा नहीं होगा इससे और कोई छोटा नहीं होगा। और उसने अपने उस पति को, जो स्वीकार कर चुका था कि अमृता मन से उसके साथ नहीं है और उनको उनसे अलग होने के लिए वो सहमति से सहमत हो गया था, उस पति को वो समाज की उस डर से उसको मुक्त कराती और वो जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए एक स्त्री पति से विमुख हुई क्योंकि उनका मानसिक मेल नहीं था। साहिर से उनका प्रेम था, लेकिन चूंकि विवाहिता थी वो प्रेम भी उनका सिरे नहीं चढ़ सका और साहिर उनको कई कई कारणों से अपना नहीं सके। फिर वही स्त्री के जीवन में इमरोज आता है और एक लंबा सफर, और वो कहती हैं, उन्होंने इमरोज को बहुत इस बारे में कहा कि वह साहिर ही उनके मन में छाया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लिखा है अपनी उसमें कि जिंदगी इमरोज, हाँ उन्होंने लिखा है कि इमरोज एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने मेरे सारे दुख को सींच दिया और मेरे अकेलेपन का अभिशाप सिर्फ इमरोज को मिला है। और उन्होंने कहा कि यह मन की आयु पता नहीं किस तरह से हिसाब किताब लगाती है, किसी के पकड़ में नहीं आता। लेकिन इमरोज के साथ रहते रहते उन्हें लगा कि मेरे 52 वर्षों में मैं 52 की थी, मैं 25 की हो जाती और इमरोज 35 का था और वो 65 का हो जाता। और फिर ये भी कहती आगे कि ज़िंदगी की सारी सच्चाइयाँ छोटा सच है और इमरोज का साथ सबसे बड़ा सच है। और ये कहती है कि मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि इमरोज ने मुझे कैसे अपनाया है, उस दर्द के समेत जो उसकी अपनी खुशी का मुकाफिल है। और एक बड़ा अच्छा वाक्य जीवनी में आता है कि एक बार इमरोज को साहिर के किसी पुस्तक का कवर बनाना था और उस पुस्तक का नाम था मैं ख्वाब बुनूं। तो साहिर का पुस्तक का ख्वाब बनाते बनाते उन्होंने मजाक में कहा कि अमृता की ओर इशारा करते हुए कहा इमरोज ने कि एक ऐसा शायर है जो सिर्फ ख्वाब बुनता है, किसी का ख्वाब बन नहीं सकता। और उसकी बदकिस्मती है कि वो ख्वाब नहीं बन सका अमृता का। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी अमृता को प्रेम करता है जो आकंठ किसी और के प्रेम में डूबी हुई है और कई साल तक वो लगभग 6 वर्षों तक वो इमरोज को नहीं अपना सकी। तो एक ऐसा व्यक्तित्व साक्षात इमरोज के रूप में अमृता के जीवन में आया। और फिर अमृता ने एक जगह लिखा है कि बाप वीर दोस्ते खाविंद, बाप वीर दोस्ते खाविंद, किसे लफ्ज़ दा कोई रिश्ता नहीं, उंज जदों में तैनू तकिया सारे अखर गूढ़े हो गए। मतलब रोज में वो बाप भी देखती हैं, खाविंद भी देखती हैं, दोस्त भी देखती हैं। और एक जगह लिखा है, उसने कहा कि कभी वो मेरा बेटा बन जाता है तो कभी मैं उसकी माँ। तो स्त्री पुरुषों का ये जो बड़ा एक अनूठा जो मेल है, जो ये अनूठा संगम, ये अनूठा जो स्त्री पुरुषों का ताना बाना है, ये तभी हो पाता है जब स्त्री केवल स्त्री नहीं होती और पुरुष केवल पुरुष नहीं होता। जब स्त्री के भीतर वो शक्ति होती है जो उसे पुरुष से किसी तरह कमतर नहीं बनाती, और पुरुष के भीतर वो स्त्री होती है जो स्त्री को केवल स्त्री की भांति नहीं देखती। तो इस तरह बहुत से ऐसे वाक्यात जो है हमें अमृता की उस पर मिलते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी एक दो बातें और कहकर। हाँ, एक दुखद चीज जो अमृता को, जिसने अमृता को जीवन भर तकलीफ दी, वो यह थी कि उसकी अपनी भाषा के लेखकों ने उसे सम्मानित किया। उसे पंजाबी पाठकों द्वारा ही अस्वीकार किया गया। नागमणि पत्रिका, जिसने कि पंजाबी के बहुत से लेखकों को प्रतिष्ठित किया, उसी पत्रिका को गिराने की कोशिश की गई। और प्रीत लड़ी पत्रिका में अमृता को अप्रत्यक्ष रूप से उनके चरित्र को बुनकर कई कहानियां लिखवाई गई, जिसमें एक ऐसी स्त्री की छवि जो है उकेरी गई थी जो कि बहुत ही बुरी स्त्री है। और वो इस बात का उनको बहुत मलाल रहा कि उन्हें अपने समाज में जगह नहीं मिली। लेकिन सोचिए, सन 1950 से लेकर 1961 तक का जो दौर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अमृता शायद न केवल पंजाबी की बल्कि पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी लेखिका है जो बार बार न जाने कितने कितने देशों के बुलावे पे जाती हैं, वहाँ कविता पाठ करती हैं, उनकी राजनीतिक पहलुओं को बड़ी गहराई से देखती हैं और उनकी न केवल सिर्फ छानबीन करती हैं बल्कि उनके मर्म से आहत होती हैं। मैं कविता का जिक्र करना चाहूँगी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में वियतनाम और यूगोस्लाविया को सोवियत रूस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो वहाँ पर अमृता ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था मेरा पता। देखती हूँ अगर मिलती है तो दो पंक्तियाँ उसकी मैं आपसे साझा करूँगी। हाँ, उसमें ये है कि वियतनाम के लोगों ने अपने गली मोहल्ले और घरों के नंबर मिटा दिए थे, तो अमृता को बहुत इस बात का दुख हुआ, तो उन्होंने कविता लिखी थी कि आज मैंने अपने घर का पता मिटाया है, अपने गली का नंबर मिटाया है, और गली के सिर पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर तुम्हें मुझसे ज़रूर मिलना हो तो हर देश के, हर शहर के, हर गली का दरवाज़ा खटखटाओ। यह एक शाप है, एक वरदान है, और जहाँ भी स्वतंत्र रूप की झलक मिले समझना वही मेरा घर है। और उन्होंने संत सिंह सिखों की कविता समाजवाद, जिसमें उन्होंने समाजवाद और जनता को एक कुंवारी कन्या के रूप में प्रस्तुत किया था, और उन्होंने कहा था कि समाजवाद जो है ये सोवियत
रूस के समय की बात है। मानो एक कवारी कन्या के साथ बलात्कार कर रहा है, तब उन्होंने कहा था कि सेखों जी, ये समाजवाद जनता का कैसा महबूब है और जनता क्या है, एक बेचारी हारी हुई युवती है। तो इस तरह से उनके यहाँ बहुत सी ऐसी बातें जो हैं उनके यहाँ लेखन में मिलेंगी। और अमृता प्रीतम को अगर हम उनके लेखन पे देखें या उनके निजी जीवन को देखें, तो अमृता प्रीतम एक स्त्री या एक लेखिका के रूप में उनके योगदान को समझना या सीमित करना शायद न्यायगत नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी एक बहुत क्रांतिकारी स्त्री थी और सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा मादा उनके लेखन में था। और इसके साथ उनकी साफगोई, उनकी ईमानदारी, उनका साहस, उनकी बेबाकी और उनकी निडरता, और ये ईमानदारी केवल व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं, लेखन में भी ये ईमानदारी उनकी हमें दिखाई देती है। और जैसे मैंने बात की कि पुरुष पात्रों के प्रति कोरे कागज जो उनका उपन्यास है, जिसमें पंकज एक व्यक्ति की जीवन कथा की बात करती हैं, जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया। माँ के मरने पर जो वसीयत खोलता है तो वो पाता है कि माँ ने लिखा है कि वही उसका संस्कार करे। तो पंकज सोचता है ये तो मुझे करना ही था, वसीयत में क्यों लिखा गया है ये। और फिर उसे पता लगता है कि वो उसका दत्तक पुत्र है और किस तरह फिर वो पूरे जीवन अपने माता पिता की तलाश में जाता है, उनको ढूंढना चाहता है, ज्योतिष का सहारा लेता है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा कि अमृता प्रीतम को ज्योतिष का बहुत ज्ञान था और वो ज्योतिष में बड़ी रुचि लेती थी। उन्होंने एक पुस्तक भी उनकी है, त्रिक भवनों की गाथा, जिसके सहायक लेखक हैं कृष्ण अशांत, एक ज्योतिषी थे जिनके पास वो जाया करती थी। और उसमें 6, 8 और 12 जो हमारी कुंडली में घर होते हैं, 6ठा, 8वां, 12 घर होता है। और 6ठा घर मृत्यु का है, 8वां शायद शोहरत का है और जो 12वां घर है वो दुश्मनों का घर है। तो अमृता प्रीतम के यहाँ सब कुछ था कि रोग भी उन्हें लगे और शोहरत भी उन्हें मिली, लेकिन उनकी अदावतें भी लोगों से कम नहीं थी। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें बहुत सी जिसे कहते हैं कि बहुत सी विपरीत चीज़ें जो आके मिल जाती हैं, बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको अपने आप में समेटना किसी भी आलोचक के लिए इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि उनका पूरा का पूरा साहित्य जो है वो एक विराटता अपने आप में लिए हुए है और वो कालजयी साहित्य है जिसके बीज जब भी जिस धरती पे गिरेंगे वो अवश्य ही वट वृक्ष का आकार लेंगे। ऐसी है हमारी अमृता। और जिन्होंने कविता लिखी थी मैं तेनू फेर मिलांगी इमरोज के लिए, और वो कविता पढ़ते पढ़ते और उनका साहित्य पढ़ते पढ़ते मैं सोच रही थी कि कौन है जो ऐसी अमृता को फिर से नहीं मिलना चाहेगा। आप सबका बहुत